बच्चों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज एक छोटे से वीडियो से हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं जो एकदम लॉज ऑफ मोशन का स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन एज ए डाउट में पूछा था ऑनलाइन, और उसने ये बोला कि सर मुझे ये क्वेश्चन में दोनों ही ब्लॉक के एक्सीलरेशन को निकालने में मुझे काफ़ी समस्या आई थी। आई होप कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और जो भी बच्चा रिपीटर हो या फिर फ्रेशर हो या फिर वो अभी अभी उसने क्लास 11th में पढ़ाई शुरू की हो और उसने काइनेमेटिक्स कंप्लीट करके लॉज ऑफ मोशन जस्ट कंप्लीट किया हो, उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आखिर ऐसा क्यों है, इसे हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लॉक है, आप अगर देखो तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है हमारा, इसके बारे में ये कह रहा है कि भाई ये जो हमारा ब्लॉक है ये वेज के ऊपर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। वेज भी है जिसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि जब हमने इस सिस्टम को रिलीज किया तो बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो। अब आई होप कि इस सवाल को करने में बच्चे को क्या समस्या आ रही है। जैसे बच्चे ने पूछा उसको क्या समस्या आ रही है, ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो मैं अगर एफबीडी ड्रॉ करूं, क्योंकि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो बच्चे को ये बात तो दिमाग में आ ही गया होगा कि सर अगर आपको किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे प्राइम चीज है कि सर आपको उस बॉडी का पहले क्या करना होगा भाई, सारे रियल फोर्सेस या स्यूडो फोर्स जो भी है आपको उसे देखना होगा एज ए डायग्राम, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले अपन अगर स्मॉल एम का ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें तो वेज के सरफेस के द्वारा बच्चे समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको अपन एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक हमारा जो होगा वो इसका खुद का वेट होगा mg, जो अर्थ के सेंटर के द्वारा इस पर लगाया गया होगा। mg लग गया, मैंने लगा लिया। ठीक है सर। अब कोई भी बच्चा अगर ढंग से देखे कि सर इस mg का एक कंपोनेंट तो हमारा इंक्लाइन के लॉन्ग आ रहा है, जिसके कारण ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड सरफेस पे तो एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। सही है, ठीक है सर। लेकिन सबसे पहले इस ब्लॉक का मोशन समझने से पहले हम तुरंत इस वेज का भी एफबीडी ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमारा अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। आई होप कि बच्चे समझ रहे होंगे कि सर अगर ब्लॉक ने एन नॉर्मल लगाया है, सॉरी वेज ने एन नॉर्मल लगाया है ब्लॉक पे, तो उसी का रिएक्शन हमें वेज पे मिलेगा एन। कंपोनेंट को तोड़ने के लिए मैं एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ताकि बच्चे को समझ में आए। और आई होप कि अगर आपको ये दिख रहा होगा तो एंगल की बात करें तो आप ये एंगल अल्फा डिसाइड कर सकते हैं ज्योमेट्री से। एक तो ये फोर्स हो गया। दूसरा कौन सा फोर्स है, अरे भैया एक तो तेरा इस पे जो है नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, यहां से यहां से यहां से नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, और एक सर इसका खुद का वेट कैपिटल एमजी नीचे। एन जी और एम जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये वर्टिकल तो चल नहीं रहा है, कूद तो रहा नहीं है। सही है। लेकिन अगर तुम ब्लॉक के द्वारा जो नॉर्मल लगा, अगर तुम जरा उसको देखो तो उसका एक कंपोनेंट तुम्हें नजर आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आई होप कि सबको नजर आ रहा होगा, और तुम इसे एन साइन अल्फा लिख सकते हो। और इसी नॉर्मल का एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटेगा, जिसको आई होप बच्चे एन कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ये वेज की बात कर रहे हैं अपन। सही है सर। तो अगर मैं वेज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, तो वेज के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेज के लिए। तो मुझे एक चीज तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, एन जी ने बैलेंस कर लेना है एम जी को और एन कॉस अल्फा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमारा एन जी है, एस कैपिटल एम जी नीचे की तरफ और एन कॉस अल्फा नीचे की तरफ, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, तो एन जी बराबर कैपिटल एम जी प्लस एन कॉस अल्फा। बहुत सिंपल चीज है, अच्छी बात है सर। लेकिन सर लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आप देखिए तो एन साइन अल्फा अकेला
हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स है इस वेज पे, जिसके कारण ये पक्का ये वेज एक्सेलरेट करेगा। एंड आई होप मैं इस एक्सेलरेशन को A1 बोल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। भाई अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है तो ये वेज रुका थोड़े ना रहेगा, ये वेज रुका नहीं रहेगा, ये वेज चलना शुरू करेगा। वैसे भी ग्राउंड तुम्हारा स्मूथ है, वो फ्रिक्शन वाला होता तो अपन देखते कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आता तो उसको रोक के रखने की कोशिश करता। बट यहाँ तो सारे कॉन्टेक्ट्स हमारे स्मूथ हैं। तो जो ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा वेज पर, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसने वेज को चलाना शुरू कर दिया। एंड लेट से हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा जो वेज का एक्सेलरेशन है ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड से जो आदमी को दिख रहा है वो A1 है। तो आई होप कि बच्चा इक्वेशन लिख सकता है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, एन साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। आई होप किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। सही है सर। अच्छा तो अब जरा ब्लॉक को जरा समझो। वेज का तो मैंने कर लिया, अब सर ब्लॉक का क्या करें? भाई ब्लॉक का तो सोचना पड़ेगा। अब क्या ये ब्लॉक मोशन के साथ, क्या इस ब्लॉक का कांटेक्ट वेज के साथ छूट गया? भाई वेज तो लेफ्ट में चलना शुरू कर दिया ब्लॉक के रिएक्शन के कारण, तो क्या ब्लॉक का कांटेक्ट टूट गया उसके साथ? ऑब्वियसली नहीं। अगर कांटेक्ट छूटेगा तो ये एन का काम ही समाप्त, तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर ब्लॉक हमेशा वेज के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड वाले बंदे को, जो ग्राउंड से देख रहा होगा, उसको तो सर ये अगर ब्लॉक को देखे तो सर उसको तो इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन उसको दिखेंगे। एक तो सर सेम A1 से वो आदमी को, ग्राउंड वाले बंदे को ये स्मॉल m लेफ्ट में आता हुआ दिखेगा वेज के साथ, और एक सर वेज के ऊपर इंक्लाइन के अलोंग मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन A2 से नीचे भी एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। तो आई होप कि बच्चे समझ पा रहे होंगे कि ये अगर दो एक्सेलरेशन अगर उसको दिख रहे होंगे तो जो रिजल्टेंट कुछ एक्सेलरेशन दिखेगा वो कुछ इधर दिखेगा, नेट एक्सेलरेशन कुछ इधर दिखेगा, यूजिंग वेक्टर्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से अपन जोड़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, आराम से समझेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट में उस बच्चे को दिक्कत हो रही थी। आई होप कि ये कांस्टेंट इक्वेशन और कांस्टेंट रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ पा रहे होंगे। और इसको समझ के ही, खास करके इसको समझे बिना आप फिजिक्स का ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुछ भी इसमें रटा रटाया है नहीं कि भाई रट लिया और जाके एग्जाम में बैठ गए। पहले तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा। जब ये वेज मास के नॉर्मल रिएक्शन के कारण लेफ्ट में चला तो वो अगर एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, अगर हम उसको ऑब्जर्वर माने तो सर वेज के रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक सीधे नीचे एक्सेलरेट कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, एकदम ऑब्वियस है कर रहा है। बट अगर ग्राउंड वाले को देखो, ग्राउंड फ्रेम से देखो, चूंकि न्यूटन के नियम को अपने यूजुअल फॉर्म में लगाने की क्षमता या लगाने का जो वीटो पावर है वो किसको है भाई? ग्राउंड फ्रेम वाले को, मतलब जो बंदा इनर्शियल फ्रेम में है। हालांकि ग्राउंड को हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, एग्जैक्टली ग्राउंड इज ऑल्सो नॉट ए इनर्शियल फ्रेम, बट फॉर आवर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी ट्रीट ग्राउंड एज ए इनर्शियल फ्रेम। तो भाई ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा होगा उसको तो ये ब्लॉक का मोशन कुछ अजीब लग रहा होगा, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में वो इंक्लाइन के अलोंग भी नीचे आ रहा होगा और वेज के साथ वो लेफ्ट में भी जा रहा होगा। यानी उस छोटे से ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट कंपोनेंट होंगे, A1 और A2। सही है सर। अब ग्राउंड वाले के हिसाब से तो सर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगा, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम चाहें तो इस ब्लॉक का काम वेज के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसका कोई भी काम वेज के रेस्पेक्ट में किया तो मुझे रियल फोर्सेस के अलावा एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। और आई थिंक बच्चे समझ रहे होंगे वो कौन सी फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द स्यूडो फोर्स। चलिए करके देखते हैं जरा सा इस क्वेश्चन को। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को एनालाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो अपन करने वाले हैं, आई होप कि बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ब्लॉक को हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज। सही है। चलिए, तो अपन अब एफबीडी बनाते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू वेज एफबीडी बनाते हैं। तब मैंने एफबीडी बनाया था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब अपन विद रिस्पेक्ट टू वेज बनाते हैं।
तो भैया ये रहा तेरा इंक्लाइन प्लेन और ये है तेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। चल भाई देखते हैं। ये रहा अपना नॉर्मल रिएक्शन एन, और ये रहा स्मॉल एम जी। अब ये तो रियल फोर्सेस हो गए सर, और कुछ है क्या? हाँ भाई ऑब्वियस है। इस पे एक फोर्स तुझे दिखाना पड़ेगा, स्मॉल एम इंटू ए वन। क्यों दिखाना पड़ेगा सर? क्योंकि तुम विद रेस्पेक्ट टू वेज इसको एनालाइज करने जा रहे हो, और वेज अब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो चुका है। क्यों? क्योंकि वेज का एक्सिलरेशन है ए वन और लेफ्ट में है, तो हमें स्यूडो फोर्स उस ब्लॉक पे दिखाना ही पड़ेगा। व्हाट इज स्यूडो फोर्स? कैसे लिखते हैं स्यूडो फोर्स? मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एम ए वन हमें राइट में दिखाना पड़ेगा। सही है सर। अच्छा, तो अगर हम इस वेज का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें, तो आई होप कि समझ में बच्चों को आएगा। ये अल्फा है, तो आई थिंक कि बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये भी तो अल्फा है सर। अब ये अल्फा है सर, तो पक्का ये हमारा अल्फा है। देख लो ज्योमेट्री से। तो देखो तो, इस वेज पे, इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइन एम ए वन कॉस अल्फा, और एम जी का भी एक कंपोनेंट टूट के आ रहा है अलोंग द इंक्लाइन, और वो आ रहा है एम जी आई होप साइन अल्फा। ये आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये अल्फा, तो ये 90 माइनस, हाँ ये ठीक है। और इस एम ए वन का एक कंपोनेंट जा रहा है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और वो आई थिंक बच्चे लिख सकते हैं एम ए वन साइन अल्फा। और एम जी का भी एक कंपोनेंट टूट के आ रहा है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और बच्चे लिख सकते हैं एम जी कॉस अल्फा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। और अभी भी देखो, वेज के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई मोशन नहीं है। तो बच्चा कह सकता है कि सर अगर ऐसा है, आप ऐसे लिख ही सकते हो ना, एम ए वन साइन अल्फा प्लस एन, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। आई होप कि कोई दिक्कत है नहीं। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। और डाउन द इंक्लाइन अगर मैं लिखूं, तो मैं लिखूंगा एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए वन कॉस अल्फा, एंड दैट शुड बी एम ए टू, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर। भैया along द इंक्लाइन विद रिस्पेक्ट टू वेज, ऊपर देख लो, हमने एक्सेलरेशन कितना माना है? ए टू माना है। तो भैया एक चीज देखो यहां से, along द इंक्लाइन जो नेट फोर्स है वो हमारा कितना है? एम ए वन कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए टू। अब हमारे पास चार चार इक्वेशन है, और चाहिए क्या चीज? ए वन और ए वन ए टू का रिजल्टेंट। बिकॉज देखो, अगर किसी ने पूछा कि भैया स्मॉल एम का एक्सेलरेशन बताओ, तो स्मॉल ए का एक्सेलरेशन क्या सिर्फ ए वन है? नहीं। क्या सिर्फ ए टू है? नहीं। इन दोनों का वेक्टर सम है। ध्यान रखेंगे ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपको ध्यान रखना है। बट अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, तो वेज तो सीधे हमारा लेफ्ट में जा रहा है ए वन। तो खैर पहले हम ए वन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन टू से देखो, तुम्हें दिख रहा होगा एन साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए वन। तो अपन इस इक्वेशन टू से लिख सकते हैं एन बराबर कैपिटल एम ए वन बटा साइन अल्फा, उसको लाके रख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। जरूर रख सकते हैं सर। तो अगर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो तो, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। एम ए वन साइन अल्फा प्लस, और ये कितना था? एन साइन अल्फा बराबर कैपिटल एम ए वन था। तो यहां से क्या लिखेंगे? कैपिटल एम ए वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम जी कॉस अल्फा। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि सर इस इक्वेशन से हम ए वन तो निकाल ही सकते हैं। ए वन को कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा एम साइन अल्फा प्लस कैपिटल एम बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी कॉस अल्फा। और आई होप कि यहां से हमें ए वन मिल चुका है, और वो मिल चुका है एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम साइन अल्फा प्लस कैपिटल एम बाई
साइन। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि साइन अल्फा से अगर गुना कर दोगे ऊपर नीचे तो ये कर सकते हो कि एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन ए वन। और ये क्या है भाई? अगर तुम डायग्राम से देखो तो ये क्या मिला तुम्हें? ये मिला वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये आ चुका है। बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है वो अलग बात है बट ठीक है। कितना आया सॉल्व होने पे? तो यहाँ देख लो, एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम। हमारा एक आंसर आ चुका है। अच्छी बात है सर। दूसरा आंसर क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। भैया दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। नेट एक्सेलरेशन ऑफ, ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में रटा हुआ कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आपको बहुत लंबे समय तक आपको हेल्प नहीं करेगा। मैं बार बार बच्चों को ये बताता हूँ कि तुम्हें फिजिक्स को पढ़ना है, तुम्हें फिजिक्स को समझना है बेसिकली। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि तुम रटोगे, और रटने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत है। काफी दिक्कत आएगी, दिक्कत ही नहीं काफी दिक्कत आएगी। तो सर A2 कैसे निकलेगा? भैया A2 निकालने का देख इक्वेशन पड़ा हुआ है सामने ऊपर, फोर्थ इक्वेशन ब्लॉक के लिए लिखा था। देख यहाँ पे लिखा हुआ है एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एम ए टू। मैं इसको यूज करने वाला हूं और मैं A2 निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, एम जी साइन अल्फा फॉर A2, एम जी साइन अल्फा प्लस एम, 1 मिनट 1 मिनट, एम ए वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एम ए टू। आई होप यही क्वेश्चन है। एक बार करेक्ट कर लेते हैं ऊपर चल के देख के। हाँ ठीक है। और अगर देखो गौर से तो ये एम 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 तो निपट लिया, तो सीधे तुमको A2 दिख रहा है, जी साइन अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा। भैया देख A1 तूने अभी अभी ऊपर निकाला है ये, अब इसे रखना पड़ेगा ना भाई। काफी कॉम्प्लिकेटेड है सर बट क्या करें, जैसा है वैसा है। तो जी साइन अल्फा प्लस A1, अब A1 का वैल्यू रखो। कितना है A1 का वैल्यू? देखो यहां से, स्मॉल एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, स्मॉल एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है भाई देख लो एक बार, नीचे क्या डिनोमिनेटर में? एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल। देखो ये हमारा A2 आ रहा है, देख लो। और अगर ये हमारा A2 आ रहा है तो आई होप कि इसके बाद तो हमारा कैलकुलेशन है। तो एक बार ऐसे कर लेते हैं, जी साइन अल्फा इंटू एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम। अब आई होप कि यहां से तुम्हें जो कुछ करना है वो अपना कॉमन नंबर लेके कर सकते हो, बट मुझे कोई बहुत जरूरत नहीं लग रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2, और ये हमारा A2 का वैल्यू है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है क्योंकि हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। और सर अगर नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो ये हमारा अल्फा है। तो आई होप कि बच्चे समझ रहे हैं कि सर ये भी तो अल्फा है, और अगर ये अल्फा है तो जरा देखो इसे स्मॉल एम का, अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो तो पैरेललोग्राम लॉ से तुम्हारा ये नेट आ जाएगा। बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो देखो यहां से A2 कॉस अल्फा, और नीचे आएगा इधर देखोगे तो A2 साइन अल्फा। तो अगर अपन लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में नेट एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ एम अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? A2, ऊपर की तरफ देखो तो A2 कितना आया, यहां से लिख लेते हैं A2 कॉस अल्फा माइनस A1 आई कैप, A2 कॉस अल्फा माइनस A1 आई कैप माइनस A2 साइन अल्फा जे कैप. So in vector form, this is the net acceleration of block small m. जो ग्राउंड पे खड़े आदमी को इसका एक्सेलरेशन दिखेगा, और हमने A2 और A1 दोनों कैलकुलेट कर लिया है। जब हम वापस इसमें पुट बैक करेंगे तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप कि इस पूरे सवाल में, इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के दौरान हमने बेसिक ऑफ फिजिक्स का यूज किया, लेकिन हमने एफबीडी का यूज किया, हमने कांस्टेंट रिलेशन का यूज किया, हमने रिलेटिव मोशन का यूज किया। तो एक प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जब तक इन क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और ये जो एनएलएम का जो सवाल है ये हमारा किस टॉपिक पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रेंट मोशन, रिस्ट्रिक्टेड मोशन। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। तो मतलब सिस्टम में अगर एक पार्ट का मोशन सिस्टम के दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, देन दैट रिलेशन, दैट डिपेंडेंसी इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अनदर वर्ड फॉर रेस्ट्रिक्शन। और उसके अकॉर्डिंग जो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं उसमें अपन ये ध्यान रखते हैं कि एक बॉडी के इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर दूसरे बॉडी का भी डिपेंडेंसी है। जैसे इसमें वेज के एक्सेलरेशन की डिपेंडेंसी ब्लॉक के ऊपर भी है। वेज चूंकि एक्सेलरेट कर रहा था तो मुझे वेज के रेस्पेक्ट में जब हम ब्लॉक को देख रहे थे तो हमें उस पर स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी थी। और कांस्टेंट यहाँ क्या था? कांस्टेंट ये था कि ये जो ब्लॉक है ये हमेशा वेज के साथ कांटेक्ट में है। इसीलिए अगर गौर से देखो, इस डायग्राम पे ढंग से देखो, तो इस ब्लॉक के पास तुम्हें दो एक्सेलरेशन होते हुए दिख रहे हैं। एक तो वेज के साथ लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक वेज के रेस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन के अलोंग डाउन में। तो आई थिंक कि अगर तुम्हारा बेसिक ऑफ फिजिक्स, और अगर अगर तुम्हें अगर एफबीडी सॉल्व करने आता है, पहले ड्रॉ करने आता है, स्यूडो फोर्स किधर लगता है, क्या लगता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट का रिजोल्यूशन, यहाँ पे अल्फा किसके साथ बना, कौन सा रिजोल्यूशन कब लेना है, जहां भी अगर एक बार तूने गलती से कॉस अल्फा को जगह साइन किया, साइन की जगह कॉस किया, पूरा का पूरा इक्वेशन और पूरा का पूरा रिजल्ट तुम्हारा जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप कि इस तरह के सवालों को करने के बाद तुम्हारा जो फिजिक्स के प्रति जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी तुम्हें दिख रहा होगा, स्मॉल एम, कैपिटल एम, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। आई होप कि अगर यहाँ पे मैंने स्मॉल एम के को 2 kg और कैपिटल एम को अगर 10 kg मान लिया होता और अल्फा को अगर 30 डिग्री मान लेते, तो आई होप कि ये इतना गंदा नहीं दिखता, ये थोड़ा अच्छा दिखता। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट के साथ एबीडी बनाना है और चीजों को सॉल्व करना है। अगर हम सही से कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंट रिलेशन। एंड मुझे ये उम्मीद है कि जिस बच्चे ने मेरे से ये डाउट पूछा था उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, और इन फ्यूचर में इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में उसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना है या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का अगर छोटा सा वीडियो आप चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड हैप्पी टीचर्स डे to all of my teachers, and my sincere